ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव जो बिल्कुल लास्ट में आपके पास दिया गया है, जो फाइल है आपकी 9 to 13 दिसंबर वाली, उसमें जो बिल्कुल लास्ट वाला 10th नंबर पे जो करंट अफेयर है, दैट इज ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव। तो यहाँ पे देखो क्या न्यूज में चल रहा था। द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं पेटा, दैट इज पैसिफिक, ये भरे नहीं है ये वाले मार्कर्स, सारी एक जैसी हैं ना, कर लिए। पैसिफिक एशिया, आगे क्या है, ट्रेवल एसोसिएशन, ठीक है। तो मतलब पैसिफिक रीजन जो है, जो पैसिफिक ओशन है वो एरिया, और एशिया जो है मतलब इंडियन ओशन के अराउंड जो हमें एरियाज देखने को मिलते हैं, तो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज पेटा, शॉर्ट में बोलते हैं पेटा। इनके द्वारा क्या किया गया है, द पेटा इज पार्टनरिंग विद इंडिया टू एक्सपेंड द ट्रेवल फॉर लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट इनिशिएटिव अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था, खास तौर पे जब टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया गया। अब इस इनिशिएटिव में एक और पार्टनर जुड़ गया है, दैट इज पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, दैट इज पेटा। अब इसके इस इनिशिएटिव के बारे में देखो, it is a sectoral program launched by Ministry of Tourism in collaboration with Ministry of Environment. So Ministry of Tourism जो है हमारी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है हमारे पास। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया है। साथ में सपोर्टिंग और कौन कौन से है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। मकसद क्या है, मकसद ये है कि जो हमारा टूरिज्म है उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, राइट, अर्थ फ्रेंडली बनाना है। और उसमें एक और ट्रेवल एसोसिएशन आपकी आके जुड़ गई, दैट इज पेटा, सिंपल। अब इसमें याद क्या कर रखना है कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है इसका मेजर एम क्या है, तो एम देखो, द इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन बोथ टूरिस्ट एंड टूरिज्म बिजनेसेस, focusing on the environmental protection and socio-cultural sustainability. The program also encourages the tourism businesses to adopt sustainable practices and earn certification level. Simple वो बात कर रहे हैं कि इस इनिशिएटिव का जो मेजर आपका एम है, एम इज सस्टेनेबल टूरिज्म। सिंपल अगर हम बात करें तो एम इज सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या है कि पॉल्यूशन नहीं करना है, सिंपल सी बात है। सस्टेनेबिलिटी के साथ आप बोल सकते हो आपने टूरिज्म को चलाना है। अब कौन कौन इसमें होने चाहिए, एक तो आपके जो टूरिस्ट होते हैं उनका बिहेवियरल चेंज करना है, राइट। ऐसा नहीं कि घूमने गए कहीं पे और वहां पे आप कचरा फेंक के आ रहे हो, राइट, तो वो बिहेवियरल चेंज करना है। इसके अलावा जो बिजनेसेस आपके टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व है उन्होंने भी जिस तरीके की प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करनी है, जैसे राफ्टिंग वगैरह के लिए लोग जाते हैं, है ना, तो वो एक प्रॉपर टीम बनी होती है ना उनकी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी क्या है, सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखें। एट द एंड मुद्दा बस एक ही है कि टूरिज्म आपका ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है, अर्थ को या हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। अब इस वाले प्रोग्राम के अंदर ये जो लाइफ वाला आपका प्रोग्राम है, इसमें आपके पास 8 प्रिंसिपल्स है मेजरली। इसमें आपके पास 8 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 देखो, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज सेव एनर्जी। मतलब क्या है कि आपने जो वेस्ट नहीं करना है एनर्जी को, एनर्जी के सोर्सेज को, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, कुछ मर्जी है, कम से कम यूज करो
और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल बढ़ाओ, राइट। नंबर 2 क्या है? सेव वाटर। वाटर को सेव करना है, वाटर को वेस्ट नहीं करना, पॉल्यूट नहीं करना, क्योंकि जितने भी आपकी टूरिज्म की सर्विसेज होती है वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। जैसे बीचीज है, बीच वाले एरिया में भी तो टूरिज्म होता है, अगर वहां पे आप गंद फैला के आ जाओगे तो वो भी गड़बड़ है। तीसरा क्या है? सेव सेव से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारी सरकार ने भी इसको बैन किया। सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 से सरकार ने बैन कर रखा है। सिंगल यूज मतलब ऐसी प्लास्टिक जो एक बार ही इस्तेमाल में आती है, उसके बाद टोटल वो कंप्लीट वेस्ट है। तो टूरिज्म के जो प्लेसेस है वहां पे इस प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है? रिड्यूस द वेस्ट। वेस्ट में अब हर एक चीज आ जाएगी, हर तरीके का वेस्ट आ जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट भी आ जाएगा, आप बोल सकते हो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी आ जाएगा, सीवरेज भी आ जाएगा, हर एक चीज है। वेस्ट को कम से कम करो, क्योंकि वेस्ट कम जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट कम खराब होगा, पोल्यूशन कम होगा। पांचवा क्या है? एम्पावर करना है आपने लोकलाइट्स को। लोकलाइट्स को एम्पावर करना मतलब जिस भी हिस्से में, देश के जिस भी एरिया में टूरिज्म चल रहा है वहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, वहां पे जो दुकानें ओपन होनी चाहिए, है ना, वहां पे रिक्शा सर्विस जो है वो सब लोकलाइट्स की होनी चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को वहां पे इन्वॉल्व मत करो, बड़े बड़े बिजनेसेस को इन्वॉल्व मत करो, जो लोकलाइट्स है उनके बिजनेसेस को एम्पावर करो, राइट। देन उसके बाद 6वें नंबर पे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज। जिस भी एरिया में आप एज अ टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हो वहां का जो कल्चर है उसको खराब नहीं करना, राइट। वहां के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी। कल्चर मतलब वहां का जो लिविंग स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में टूरिस्ट लोग जा रहे हैं और वहां का कल्चर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वहां का कल्चर ही खराब कर रहे हैं, राइट। सातवां क्या है? कंज्यूम लोकल फूड। इसके रिलेटेड मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उनके द्वारा एक मिशन लाया गया था, जिसके तहत क्या था कि जैसे मान लो अगर आप पंजाब के रेलवे स्टेशन पे हो तो वहां पे जो फूड के लिए दुकानें होती है रेलवे स्टेशन के ऊपर वो लोकल होनी चाहिए, और डिस्प्ले के ऊपर लोकली जो प्रोड्यूस्ड फूड है वो आपने डिस्प्ले करना है। बाहर का कोई फूड, ऐसा नहीं कि दिल्ली की कोई पैकेज्ड फूड है उसको आप डिस्प्ले कर रहे हो पंजाब के अंदर। पंजाब की इंडस्ट्रीज का बनाया गया फूड आपने डिस्प्ले करना है, वो चीज थी। और 8वें नंबर पे क्या है? कंजर्व द नेचर। एक ओवरऑल हमें बता दिया कि जो हमारी नेचर है, नेचर मतलब फॉरेस्ट हो गया, लेक्स होगी, ओशन हो गया, इन सबको कंजर्व करना है। यही 8 प्रिंसिपल है हमारे पास। इन 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेके आई विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इस वाले मिशन को रिसेंटली ज्वाइन किया है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ने, राइट। और एम क्या है इस मिशन का? सस्टेनेबल टूरिज्म। सबसे बेसिक प्रिंसिपल इज कि जो टूरिस्ट हैं, जो टूरिज्म के बिजनेस में इन्वॉल्व है लोग, उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है, जिससे क्या है हम इन 8 प्रिंसिपल्स को, इन 8 टारगेट्स को अचीव कर सके। दैट्स इट। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो आपका ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव है ना, अभी जो रिसेंटली आपका COP 28 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ, उसमें भी इस लाइफ इनिशिएटिव को आप बोल सकते हो काफी ज्यादा सपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मिली है। आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे COP 28 को। ये समझ आया? तो इन 8 प्रिंसिपल्स को याद रखना, क्योंकि इस बार अगर एग्जाम होगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है आप बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट या फिर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर। इससे ऊपर वाला जो आपका करंट अफेयर है पेज नंबर 18 पे, उसको देखो। पुअर ऑफ अ कंट्री emits less, lose more, newspaper calls for progressive taxes for polluting elites।
बड़ा इंटरेस्टिंग सा और आप बोल सकते हो नया सा टॉपिक हमारे पास है, जिसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री उठा लो, एनी कंट्री, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, हर एक कंट्री में आपको क्या देखने को मिलता है कि पोल्यूशन करने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको उतना नुकसान नहीं होता जितना क्या है उस कंट्री में रह रहे गरीबों को होता है। तो यहाँ पे एक टैक्स की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, मैंने क्या बताया कि दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक तो पुअर पीपल, एक आपके एलाइट्स। एलाइट्स मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अमीर लोग। पोल्यूशन सबसे ज्यादा कौन करता है? एलाइट्स। लेकिन उस पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो हमें कहां पे देखने को मिलता है? पुअर के ऊपर, राइट। पोल्यूशन ये कर रहे हैं और एलाइट कितने को होते हैं? मैक्सिमम 1% से लेके 10% के बीच में, इससे ज्यादा तो अमीर लोग नहीं होते, आप बोल सकते हो। तो ये जो 1% से 10% की जनता है ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती है, और उस पोल्यूशन का इम्पैक्ट इसके ऊपर ना होकर किनके ऊपर होता है? गरीब जनता के ऊपर। जब गरीब जनता के ऊपर इनकी एक्टिविटीज की वजह से इतना ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो इनको कुछ ना कुछ टैक्स भरना चाहिए, और उस टैक्स का पैसा सरकार क्या है? गरीबों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। और उसी टैक्स को ये बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, राइट। पेज नंबर 18 ओपन करो शिखा। अभी मैंने वो किया मेंशन, कौन सी फाइल ओपन करनी है? पेज नंबर 18। उसमें लास्ट वाला तो हमने देख लिया था, इसको देखते हैं। पेज नंबर 80 पे 18 पे है, पुअर ऑफ द कंट्री एमिट्स लेस डूज मोर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिल गया? पेज नंबर 18, अभी जो मैंने फाइल मेंशन की है ग्रुप में वो एक लेट क्यों आते तुम लोग? 9 बजे का टाइम था और 9:30 हो गए। अच्छा, खाने का चक्कर है, आगे से फिर 9:30 ही रखा करेंगे टाइम। यहाँ तो सैटरडे को इवनिंग में भी रख सकते हैं, इवनिंग में कोई दिक्कत है तुम लोगों को? वेरी गुड, ठीक है, फिर 9:30 रख लेंगे। ठीक है जी। ये जो करंट अफेयर नंबर 9 दिया हुआ है, 10th वाला बचा हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के आने से पहले। 9 नंबर जो वाला है इसको देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मली जनरली किसी भी कंट्री में हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो आपके पास 1% से लेके 10% अमीर जनता होती है, जो एलाइट्स होते हैं, उनके द्वारा मोस्ट ऑफ द, आप बोल सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन जो है इनके द्वारा ही किया जाता है। बट उस पोल्यूशन का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर ना दिखकर हमें कहां पे दिखता है? जो उस कंट्री की गरीब जनता होती है। तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा करते हैं एलाइट्स, बट उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमें किसके ऊपर देखने को मिलता है? गरीबों के ऊपर। तो यहाँ पे इसमें इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि क्यों ना जो एलाइट्स पोल्यूशन करते हैं उनसे हम एक टैक्स वसूलें, जिसको ये बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, और उस टैक्स का पैसा फिर हम गरीबों के वेलफेयर के लिए खर्च करें। सिंपल चीज है। अब इसमें देखो क्या आपके पास डाटा दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023, क्या बताया गया? 48% ऑफ द एमिशंस आर फ्रॉम द टॉप 10% एमिटर्स। तो टॉप 10% जो आपके पास है, टोटल एमिशन का 48% जो एमिशन है इनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा टॉप 10 एलाइट्स, जो अमीर जनता है वो करती है टोटल पोल्यूशन का 48% एमिट।
then having 76% capacity to finance and their relative loss is mere 3% from the climate change। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी कैपेसिटी जो है फाइनेंस करने की वो है 76%। मतलब ये अमीर लोग हैं, आप बोल सकते हो, जो अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर उनका कोई नुकसान होने लगेगा तो वो पैसा खर्च करके अपना नुकसान बचा लेंगे, जिसकी वजह से इनका नुकसान सिर्फ होता है 3%। अब खुद ही देख लो कि टोटल जो एमिशन है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% एमिशन इनका है, तो ऑटोमेटिकली उस एमिशन से जो नुकसान होना चाहिए वो भी 50% इनका होना चाहिए, लेकिन नुकसान इनका होता है सिर्फ 3%। तो फिर होता क्या है एक्चुअल में, सेकंड पॉइंट देखो, द ग्लोबल बॉटम। ग्लोबल बॉटम मतलब जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट। उसमें देखो द ग्लोबल बॉटम has only 2% capacity to invest with an emission of 12% and massive relative loss of 75%। ये जो पुअर कंट्रीज है इनके द्वारा सिर्फ 12% ही एमिशन किया जाता है, और फाइनेंस करने की जो कैपेसिटी है वो है सिर्फ 2%। मतलब बहुत ही गरीब कंट्रीज है, और इनके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो होता है 75%। तो बहुत बड़ा गैप है। एमिशन इज जस्ट 12%, फाइनेंस करने की कैपेसिटी इज जस्ट 2%, एंड जो इफेक्ट है दैट इज 75%। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसको मान लो ग्लोबल नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, इसको मान लो ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। सो डेवलप्ड कंट्रीज जो क्या है पूरे वर्ल्ड का जस्ट 10% ही आप बोल सकते हो मैक्सिमम, 48% पोल्यूशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी उनकी सबसे ज्यादा है, अमीर कंट्रीज है, 76% इन्वेस्टमेंट है, और इस पोल्यूशन की वजह से नुकसान उनका सिर्फ 3% होता है। दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका क्या सीन है, सिर्फ 12% एमिशन करते हैं, सिर्फ पोल्यूशन 12% करते हैं, और इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी भी उनकी बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी कम है तो इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, पोल्यूशन भी कम होगा। बट अफेक्ट सबसे ज्यादा इनके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंट्री है यूएसए। यूएसए ने कई सदियों से आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को चलाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा। अब उस ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यूएसए के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा या मालदीव्स के ऊपर होगा? मालदीव्स डूब रहा है। यूएसए ने इतना पोल्यूशन किया है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, आप बोल सकते हो। इन डेवलप्ड कंट्रीज ने इतना पोल्यूशन किया कि क्लाइमेट चेंज हुआ, और उस क्लाइमेट चेंज के सबसे पहले जो इफेक्ट हमें दिख रहे हैं वो किसके ऊपर दिख रहे हैं, जो छोटी छोटी आप बोल सकते हो स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज है। स्मॉलर आइलैंड जो है, जैसे कि मालदीव हो गया। मालदीव डूब रहा है ना, ये बोल देते हैं मालदीव क्या है, डूब रहा है। किसकी वजह से, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के पोल्यूशन की वजह से। क्या मालदीव्स ने इतना पोल्यूशन किया है? नहीं किया। इसी आर्टिकल के ऊपर ये बात कर रहा है आपका जो पूरे का पूरा न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, क्लाइमेट चेंज contributes to economic destitution in the subtropical and tropical countries. For instance, it reduces agricultural productivity in the poorer nation while increasing it in some temperate nation। अब यहाँ पे देखो, अगर हम अर्थ की बात करें, मान लो दिस इज अर्थ, इसमें आपके पास ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर के आसपास 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, ये जो पूरा रीजन है इसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल रीजन, राइट। इससे ऊपर 66 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक आप बोल सकते हो हमारे पास ये पोर्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। एंड मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड जो आपकी कंट्रीज है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज आपको कहां पे मिलेंगी, टेम्परेट रीजन के अंदर मिलेंगी। और जितनी भी गरीब कंट्रीज है, जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्रीज होगी, एशिया की कंट्रीज होगी, ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, ट्रॉपिकल रीजन में।
अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रॉपिकल रीजन में, तो वैसे ही सूरज की लाइट पूरा साल रहती है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल रीजन में तो गर्मी और ज्यादा बढ़ गई। टेम्परेट रीजन में क्या है, सूरज की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने की वजह से वहां पे ठंड होती थी। वहां पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, मतलब बहुत ठंडे से थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गई है। लेकिन सेंटर वाले रीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो क्रॉप वहां पे प्रोड्यूस होती थी, अब वो भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। ऊपर वाले में जहां पे क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होती थी, वहां पे क्रॉप प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। तो अगेन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आप बोल सकते हो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको तो फायदा हुआ है, और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका नुकसान हुआ है। सिंपल चीज है, राइट। नेक्स्ट लिखो, सुजेशंस क्या दिए गए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट सुजेशन देखो, द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स, that is only 0.001% of the world adult population with over $100 million should pay a progressive tax ranging from 1.5 to 3% of their fortune to help less fortunate people adapt to the global warming and crisis। वो बोल रहे हैं कि दुनिया जहान में जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी गिनती कितनी है टोटल पॉपुलेशन का, जस्ट आप बोल सकते हो 0.001%। ग्लोबल जो अडल्ट्स हैं आप बोल सकते हो, है ना, वो कितने हैं जो एलिट आते हैं आपके पास, 0.001%, जिनके द्वारा ये सारा पोल्यूशन किया जा रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए, हर साल 1.5 से 3% टैक्स भरना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज को इतना पैसा खर्च करना चाहिए, किसके बेनिफिट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के। दैट्स इट। इसी के बारे में ये जो पूरा आर्टिकल आपका डिस्कस कर रहा था। then उसके बाद अलावा देखो, कॉम्बेटिंग द ग्लोबल पॉवर्टी नीडेड नॉट ओवरशूट ग्लोबल कार्बन बजट टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट। बेसिक बेसिक बातें वो बोल रहे हैं, नीचे चाहे मत पढ़ना, ऊपर वाली जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सीधा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर मान लो मेंस का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ये डाटा थोड़ा सा मेंशन कर देना है। क्या मेंशन करना है कि ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 10% जो अमीर कंट्रीज है वो टोटल पोल्यूशन में 50% कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उनके ऊपर अफेक्ट जो होता है पोल्यूशन का वो जस्ट 3% है, क्योंकि 75% जो अफेक्ट है वो तो सबसे जो गरीब कंट्रीज है उनके ऊपर होता है। बीच में जो बचा हुआ है वो कुछ जो मिडिल आपकी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके ऊपर होगा। ये आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, और पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन इनका जस्ट 12% है, आप बोल सकते हो। तो ये डाटा थोड़ा सा आपने मेंशन कर देना है, और साथ में ये सजेशन के तौर पे लिख देना है कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स जो है हर साल डेवलप्ड कंट्रीज भर सकती है। क्योंकि जैसे पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट में ये बात बोली गई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा 100 मिलियन जो डॉलर है वो खर्च किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, लेकिन आज तक डेवलप्ड कंट्रीज ने वो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को इश्यू नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वो क्यों देंगे पैसा इनको अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि इन्होंने सारा पोल्यूशन किया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। पुअर कंट्रीज में तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं उस लेवल का कि उनके द्वारा पोल्यूशन किया जाए। तो उन्होंने जो पास्ट में आप बोल सकते हो हिस्ट्री में जो पोल्यूशन किया है उसकी भरपाई के लिए पैसा डेवलपिंग कंट्री को देंगे। ये पेरिस एग्रीमेंट ने भी बोला था और ये आर्टिकल भी बोल रहा है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा कोई भी पैसा प्रेजेंटली नहीं दे रही। राइट, सिंपल। उससे ऊपर वाले में देखो, जो आपके पास करंट अफेयर दिया गया है ऊपर, वो भी अगेन इसी के साथ ही रिलेटेड है। ऑक्सफैम जो आपका है, ऑक्सफैम की अगर हम बात करें, ये एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर या फिर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक आपका एनजीओ है। सो ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, दैट इज क्लाइमेट इक्वालिटी रिपोर्ट, अ प्लेनेट फॉर द 99%। प्लेनेट फॉर द 99% मतलब गरीब जनता, क्योंकि हमारे प्लेनेट के ऊपर 99% आपकी जनता गरीब है, 1% है जो आपके अमीर। सेम ही रिपोर्ट है, उसी तरीके की बातें कर रही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लाइमेट इनइक्वालिटी है क्या।
So climate inequality refers to the unequal distribution of the impact of climate change, with vulnerable and marginalized communities experiencing disproportionate effects. It encompasses disparities in exposure to the climate-related risk, access to the resources for adaptation, and contribution to the greenhouse gas emission. कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्लाइमेट इनइक्वालिटी, तो आपने ये बताना है क्लाइमेट इनइक्वालिटी का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गरीब कंट्रीज हैं उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है। अभी मैंने आपको बता दिया 75% इफेक्ट उनके ऊपर होता है, प्रभाव उनको होता है। और जो अमीर कंट्रीज हैं जो कि पोल्यूशन कर रही हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, उनके ऊपर प्रभाव कम है, और इसी को हम क्लाइमेट इनइक्वालिटी बोलते हैं। सिंपल चीज। नीचे देखो मेजर फाइंडिंग्स क्या है ऑक्सफैम रिपोर्ट की। तो इन 2019 the wealthiest 1% were responsible for the 16% of the global carbon emission, equivalent to the emission from the poorest 66% of humanity. पहले वाली रिपोर्ट में 10% लिया था, यहाँ पे 1% ले रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जितना 1% अमीर जनता पोल्यूशन करती है, उतना पोल्यूशन 66% गरीब जनता करती है। तो 1% अमीर इज इक्वल्स टू 66% गरीब इन केस ऑफ पोल्यूशन। तो बहुत बड़ा आप बोल सकते हो डिफरेंस है। 2019 में ये चीज हमें बताई गई। Since 1990s, the top 1% emitted twice the carbon budget of the poorest half. कार्बन बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। कार्बन बजट मतलब कितना कार्बन आप एनवायरनमेंट से निकाल रहे हो और कितना कार्बन आप एनवायरनमेंट के अंदर डाल रहे हो। सिंपल चीज है, दैट इज कार्बन बजट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 1990 से आज तक देखे तो जो 1% जनता है वो डबल पोल्यूशन करती है, किससे? गरीबों से। अगर आप 1% गरीब लोगे और 1% अमीर लोगे तो वहां पे पोल्यूशन डबल है, आप बोल सकते हो। क्योंकि जो अमीर है वो इन्वेस्ट करेंगे, वो इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और इंडस्ट्री से क्या होगा? पोल्यूशन होगा। सिंपल चीज है, जस्ट डाटा है। By 2030, the emissions are projected to be over 22 times of the safe limit for staying below 1.5 degree Celsius global warming. जो पेरिस एग्रीमेंट ने बोला था, पेरिस एग्रीमेंट ने क्या बोला था कि 1.5% से ज्यादा टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो नहीं बढ़ना चाहिए 2030 तक। और सेंचुरी के लास्ट तक अगर हम बात करें 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ेगा तो ठीक रहेगा। अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत सारे आपके जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट की जो कैलामिटीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी पोल्यूशन हो रहा है, जितना आपने टारगेट रखा था उससे आप कहीं ज्यादा 22 गुना ज्यादा आप बोल सकते हो आप पोल्यूशन कर रहे हो। एक तरफ तो आपने 2015 में बोला कि 2030 तक मैक्सिमम 1.5 डिग्री टेम्परेचर में एवरेज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो 1.5 डिग्री तो बहुत पीछे रह गया, उससे 22 गुना ज्यादा आप एमिशन कर रहे हो। तो मतलब क्या है? बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है। सिंपल। नेक्स्ट देखो, annual global emission by the super rich 1% cancel out the carbon savings for almost 1 million onshore wind turbines. तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि ये जो आपके 1% के द्वारा पोल्यूशन किया जा रहा है ना, इस 1% के पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए क्या बोला उन्होंने कि 1% जो रिच के द्वारा पोल्यूशन किया है उसको कैंसल आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो आपकी टर्बाइन्स लगाते हो, टर्बाइन लगाते हो, टर्बाइन से क्या होगा? आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास आएगी। तो 1 मिलियन टर्बाइन लगा के जितनी एनर्जी आप टोटल प्रोड्यूस करोगे, मतलब जितना आप एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश करोगे, वो टोटल एनवायरनमेंट खराब करने की कैपेसिटी रखता है कौन? अमीर 1%। वही चीज है, घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से दी गई है, राइट।
Then a tax of 60% on the incomes of super rich 1% of the earners globally would cut the carbon equivalent of more than the total emission of the UK and raise over 6 trillion to fund renewable energy and a transition away from the fossil fuels. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम इस 1% के द्वारा जो पोल्यूशन किया जा रहा है इसको हम कट आउट करना चाहते हैं, अकेला यूके की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 6 ट्रिलियन जो डॉलर है वो खर्च करने पड़ेंगे, आप बोल सकते हो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे आप बोल सकते हो जो ये एमिशन है, ये पोल्यूशन जो है इसको किया जा रहा है। सिंपल। नीचे बस सिंपल बताया है कि वेरियस इंपैक्ट ऑफ द कार्बन इनइक्वालिटी। कार्बन इनइक्वालिटी मतलब जो क्लाइमेट के बुरे प्रभाव गरीबों के ऊपर ज्यादा और अमीरों के ऊपर कम देखने को मिलते हैं। तो क्या है, नंबर 1 तो है एमिशन डिस्पैरिटीज। वही बात आ गई कि 1990 से आज तक देखें तो अमीरों के द्वारा जितना पोल्यूशन किया जाता है उसका 50% भी आप बोल सकते हो गरीब लोग पोल्यूशन नहीं करते, मतलब गरीबों से डबल पोल्यूशन आपके अमीरों का हमें देखने को मिलता है। देन हीट रिलेटेड डेथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 2019 में अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। साल डेथ्स होती है, 2019 में 1.3 मिलियन लोग सिर्फ इस कारणवश मर गए कि टेम्परेचर ज्यादा है। और ये डेथ्स आपको खास तौर पे अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो बंदा ऑलरेडी बीमार है, किसी को मान लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कुछ इस तरीके की बीमारियां हैं, तो उनकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। हीट वेव्स की वजह से इंडिया में भी डेथ्स होती हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में आपको बहुत सारी डेथ्स देखने को मिलेंगी जब गर्मियां आती हैं, आप बोल सकते हो। तो ये पोल्यूशन किया किसने? क्लाइमेट चेंज, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे? डेवलप्ड कंट्रीज के पोल्यूशन की वजह से। लेकिन मर कौन रहा है? गरीब लोग जो डेवलपिंग कंट्री में रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट देखो, इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि गरीब कंट्रीज की तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डाउन चली गई, क्योंकि वहां पे तो टेम्परेचर पहले ही ज्यादा होता था, अब और ज्यादा हो गया तो वहां पे कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन अमीर कंट्रीज की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई, क्यों? क्योंकि पहले वहां पे ठंड की वजह से जो क्रॉप्स नहीं होती थी, अब क्या है, थोड़ी गर्मी होने की वजह से नई नई क्रॉप्स वो उगा पा रहे हैं, राइट? तो उनका तो फायदा हो गया, इधर नुकसान हो रहा है, राइट? नेक्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, अगेन अगर गरीब कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, जो ग्लोबल साउथ है, वहां पे एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा? वहां के लोगों की इनकम डाउन चली जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर उनका बर्बाद हो जाएगा। बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमीज है उनका क्या है, सेक्टर डेवलप्ड होता जा रहा है। सिंपल चीज है। नेक्स्ट, क्लाइमेट अपार्थेड। क्लाइमेट अपार्थेड वही आ गया। अपार्थेड क्या होता है? अपार्थेड का मतलब होता है सेपरेटिज्म। जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ाई थी कि जब साउथ अफ्रीका में गांधी थे, वहां पे क्या चलता था? जो गोरे लोग हैं उनके शहर अलग होते थे, काले लोगों के शहर अलग होते थे। दैट इज द अपार्थेड सिस्टम, जो साउथ अफ्रीका के अंदर हमें 1990 तक देखने को मिला। 1990 में जाके ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में खत्म हुआ है, तब तक ये सिस्टम साउथ अफ्रीका के अंदर चलता रहा है। और जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, इनफैक्ट आजाद होने से भी पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया ने सबसे पहले 1946 में आवाज उठाई थी कि ये अपार्थेड सिस्टम खत्म करो साउथ अफ्रीका वाला जो यूके वालों ने चला रखा, कि गरीब लोग इन द सेंस काले लोग, रेसिज्म था एक्चुअली, काले लोग अलग, गोरे लोग अलग, काले लोग गोरे लोगों के टाउन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इस तरीके का सेपरेटिज्म आप बोल सकते हो। और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। सिंपल। नेक्स्ट, जेंडर डिस्पैरिटीज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, क्लाइमेट चेंज डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट वुमेन, particularly those with lower socio-economic status, who tend to have less access to the relief and assistance and experience reduced life expectancy following the climate related disasters. उस दिन मैंने आपको रिलेशन बताया था, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वुमेन के साथ
आप बोल सकते हो जो वायलेंस होता है वो बढ़ गया है। कारण बताओ, कारण क्लाइमेट चेंज की वजह से वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है वो बढ़ गया है। कैसे? उस दिन भी रिलेशन मैंने बना के बताया था आपको। बताओ, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? डिजास्टर्स आ सकते हैं। अगर डिजास्टर आता है फिर भी वुमेन के साथ क्या है? वायलेंस जो है बढ़ता है। उस दिन इसको भी देखा था कि डिजास्टर की वजह से वुमेन के जो वायलेंस के केसेस है वो बढ़ते हैं, क्योंकि जो वुमेन है वो होमलेस हो जाएगी आप बोल सकते हो। तो उसके साथ रेप के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जब सारे लोग डिजास्टर के दौरान एक शेल्टर में रहते हैं तो वहां पे वुमेन का शोषण भी हमें देखने को मिलता है, बच्चों का शोषण भी देखने को मिलता है, बच्चों को बेचा जाता है, क्योंकि इतनी जनता एक साथ रह रही है तो आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। कोई भी आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। ये किया था ना उस दिन। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली की एग्जांपल लेते हैं कि पहले तो उनके खेतों में बहुत अच्छा खासी फसल जो थी वो हो रही थी और सब ठीक ठाक चल रहा था। अब क्या है, हमारा समाज जिस तरीके का है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब एक मेल स्ट्रेस आउट होता है तो वो घर में आके स्ट्रेस निकालता है। कैसे? अपनी पत्नी को पीट कर, अपने बच्चों को पीट कर। ये बहुत नॉर्मल चीज है हमारे देश के अंदर, बहुत ज्यादा नॉर्मल। या फिर क्या होगा, एक फार्मर है, उसके खेत में कुछ हो नहीं रहा, क्लाइमेट चेंज की वजह से कर्जे के नीचे डूबा हुआ है, तो वो क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा। और उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा? समाज के द्वारा शोषण किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक आप बोल सकते हो वाइफ है, उसके बच्चे हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो क्या उस वाइफ का समाज में शोषण नहीं होता? भर भर के शोषण होता है, सेक्सुअली हो चाहे हरासमेंट। एक चीज और थी, कोविड 19 जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनके पीछे एक कारण क्या है? जिस तरीके का हमने प्रोग्रेस किया है, जिस तरीके के केमिकल्स एंड ऑल ये सब हमने इन्वेंट किए हैं, ये एक कारण है। इसकी वजह से ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। पहले तो ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, आप बोल सकते हो होती भी थी तो रेयर, कभी कभार 50 सालों में कोई एक बीमारी आ गई या कुछ। आज तो हर नए दिन आपको नए कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब कोविड 19 आया, सब कुछ शट हो गया, उस टाइम पे क्या हो गया? जो वुमेन के साथ घर के अंदर वायलेंस होता था वो बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा लंबे आवर्स के लिए आप बोल सकते हो जो मेल हैं वो घर पे रह रहे हैं, पहले वो काम करने के लिए बाहर जाते थे। तो ये सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन है, ऐसा होता है। आप रियल लाइफ एग्जांपल भी इस चीज की देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, लिविंग कंडीशन की अगर हम बात करें तो लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत ही बद से बदतर हो गई है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक नॉर्मल सी गर्मी पड़ती थी। जो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, स्लम एरिया में रहने वाले हैं, वो लोग भी बेचारे अपना सरवाइव कर लेते थे। अब तो इतनी गर्मी पड़ती है कि एसी के बिना आपका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता गर्मियों के अंदर। तो उन लोगों का क्या होता होगा? फिर वो गरीब जिनके पास एसी की फैसिलिटी नहीं है, आप बोल सकते हो, वो तो फिर हीट वेव की वजह से मरेंगे मरेंगे। तो वहां पे हालात और ज्यादा बद से बदतर हो गए। जो पहले पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर साफ होता था, अभी वो पोल्यूट हो चुका है। उसका नुकसान किसको हो रहा है? आप तो फिल्टर लगा लोगे, गरीब लोग, स्लम एरिया में रहने वाले लोग क्या फिल्टर लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो वो बीमारियां किसको होने वाली हैं? उनको। ये देखने को मिल रहा है, लिविंग कंडीशन डाउन चली गई। देन इम्प्लीकेशंस फॉर हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। पहले जो किसान जिसके पास 1-2 एकड़ जमीन थी वो अपने खाने लायक उगा लेता था, अब वो नहीं उगा पाएगा। ईल्ड कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, खेतों में क्रॉप नहीं हो पा रही है। तो पहले जो खुद के खाने के लिए उगाते थे अब वो भी नहीं उगा पाएंगे, तो क्या होगा? फिर हंगर होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। हमारे देश में अभी ये चीज आपको इतनी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन स्टिल अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा। पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे एरिया में उधर अबोहर वाली साइड उधर बहुत ज्यादा किन्नू होते हैं। इनफैक्ट पंजाब का कैलिफोर्निया बोलते हैं उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा किन्नू की प्रोडक्शन वहां पे होती है अबोहर में।
पिछले 3 से 4 सालों में क्या देखने को मिल रहा है कि एक सीजन में किन्नू लगते हैं, दूसरे सीजन में किन्नू लगते हैं, बट क्लाइमेट की वजह से पकने से पहले गिर जाते हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सूटेबल वेदर कंडीशंस नहीं मिल रही है। और ये सूटेबल वेदर कंडीशन ना मिलने का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। जो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ आई, इतने फ्लड्स आए, इतनी बारिश हुई, उसका कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। और वो जो बाढ़ आई है तो लोगों की फसलें खराब हुई कि नहीं हुई? फ्लड की वजह से फसलें खराब होती है नहीं होती है? तो हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ही जड़ है। और जब ये बाढ़ आई है, कितने लोगों के घर टूटे हैं, कितने लोग आप बोल सकते हो कि जो ठीक ठाक अपना कमा लेते थे अब उनको दोबारा से घर बनाना पड़ेगा, गरीबी की तरफ चले गए, भूख से मरे। आप बोल सकते हो लोग जो रास्ते आपके खराब हो गए, फूड नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब चीजें हो रही है इसकी वजह से, राइट? ये सब इसके साथ रिलेटेड है। देन सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? कॉमन क्वेश्चन है ये, कभी भी आपसे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट और सॉल्यूशन पूछा जाए तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? नंबर 1, विजन, पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट। पहले तो ये जो कंट्रीज है, कंट्रीज की जो सरकार है, इनको कमिटेड होना पड़ेगा इस चीज को लेकर। जैसे हमारा देश बहुत ज्यादा कमिटेड है क्लाइमेट चेंज को लेकर, यूएसए नहीं है। यूएसए का जब मन करता है इन क्लाइमेट इनिशिएटिव से मुंह मोड़ लेता है, जब मन करता है दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। कभी यूएसए बोलता है हम पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, कभी बोलता है ठीक है हम कर लेंगे। मतलब अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने में। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए और कंट्रीज की कमिटमेंट चाहिए। नंबर 2, मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स है इनको मिटिगेट करना पड़ेगा। मिटिगेट करने का मतलब होता है उनका प्रभाव कम करना। आप किसी भी डिजास्टर को रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है उसको कम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में पहले जो रोड बनाया गया, ये चंडीगढ़ से शिमला वाला, कैसे रोड बनाया इन्होंने? पहाड़ को काट काट के। और पहाड़ है वो सेडिमेंट्री रॉक, जैसे बारिश पड़ती है फिर सारा मलबा रोड के ऊपर आ जाता है। पहाड़ को काट के रोड बनाया, हो क्या रहा है उसकी वजह से? जैसी बारिश आती है एक साइड का रोड ही खाई में चला जाता है। और ये चीज ना, ट्रस्ट मी, इस चीज को मैंने बहुत टाइम पहले 2019 में जब मैं पहली बार हिमाचल में गया था, वहां पे मैंने एक चीज बोली थी। मैंने बोला था ये लोग इस तरीके से रोड क्यों बनाते हैं? इनको थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करना चाहिए। इनको ना क्या करना चाहिए, रोड कैसे बनाना चाहिए? जो खाई है आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी खाई है, कभी भी आप एरिया में जाते हो, अभी ये यही कर रहे हैं। और उस दिन देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सच में ऐसा करने लग पड़े, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ये आपका पहाड़ है, ये आपकी खाई है, हिमाचल प्रदेश में यही है ना। ये रोड कैसे बनाते हैं? यहाँ पे साइड्स में रोड बनाते हैं ऑटोमेटिकली। सेडिमेंट्री रॉक है, ऊपर से बारिश होगी ये तो गिरेगा ही गिरेगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, जितने मर्जी अच्छे रोड बना लो। क्योंकि आप हिमालयास को इग्नियस रॉक तो बनाने से रहे, वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। आप क्या करो, ये जो खाई वाला एरिया है रोड को थोड़ा डाउन रखो, खाई वाले एरिया में पिलर्स बनाओ, कंक्रीट जो आपके पिलर्स होते हैं, और उन पिलर्स के ऊपर रोड चलने चाहिए, ना कि ये साइडों में रोड चलने चाहिए। खाई में रोड चलना चाहिए, ना कि पहाड़ों के ऊपर। समझ रहे हो ये चीज? अभी ये यही कर रहे हैं, सिरमौर में जाके देखना, सिरमौर के एरिया में, सिरमौर में यही हो रहा है अभी इन रोड का। क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े नीचे से पिलर लेके आ रहे हैं, जहां पे तो पहाड़ मजबूत है वहां पे रोड बना रहे हैं। आगे अगर पहाड़ ऐसा है कि टूट रहा है तो वहां से रोड सीधा फ्लाईओवर बना रहे हैं इस तरफ, फिर सीधा दूसरे पहाड़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब खाई की तरफ से रोड लेके जा रहे हैं। और ये जो आप पिलर बनाओगे ये कभी नहीं गिरेगा, ट्रस्ट में, क्योंकि आप नीचे बेस के साथ इसको अटैच कर रहे हो, और वो बेस तो हिलने से रहा, हाई वाला एरिया बेस तो हिलने से रहा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे आके मलबा भर जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। अभी यही कर रहे हैं ये, और यही करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने क्यों बोली थी इस तरीके की ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये चीज चाइना के अंदर वो बहुत टाइम से कर रहे हैं इस तरीके की चीज। बट बात ये है कि इसमें खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ना तो आपको पहाड़ काटना पड़ेगा, ना आपको जंगल काटने पड़ेंगे, ना आपको वहां की जो नेचुरल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आप खाई के बीच बीच में से रोड निकाल लो सीधा। अब जब जाओगे ना कभी हिमाचल,
ऑब्जर्व करके देखना कि ये चीज हो रही है वहां पे और ये चीज बेहतर है। रोड कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं। फ्लाईओवर बनाते हैं, खाई के बीच में फ्लाईओवर्स बना दो, दैट्स इट, और कुछ मत करो। कंक्रीट फ्लाईओवर ना तो वो कभी जाएंगे, ना कभी रोड खराब होगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उतना खर्चा तो ये बार बार कर ही देते हैं। हर साल रोड टूटता है ये शिमला वाला, हर साल दोबारा से फिर बनाते हैं, दोबारा से फिर बनाते हैं, तो एक बार में खर्चा करके निपटा दो, आप बोल सकते, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो पुअर जनता है, आप बोल सकते हो, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस का एग्जांपल दिया गया है। अब हमें पता है कि अगर आपकी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो लोग भूखे मरेंगे। तो लोगों को काम प्रोवाइड करो। मनरेगा क्या करता है, साल में 100 दिन का वर्क प्रोवाइड करता है, तो आपकी एक इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पीडीएस में, क्या है, जो राशन शॉप्स आपकी होती है, सरकार के द्वारा अनाज जनता को प्रोवाइड किया जाता है, सिंपल। देन फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, और उसके बाद है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के लिए यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दी गई है, पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम में क्या है, जो किसान है उनको साल में 6,000 रुपया जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि साल में 6,000 रुपया सरकार दे रही है, लेकिन एक इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं किसानों को मदद करने के लिए। कौन से किसानों को, जो आपके मार्जिनल या फिर आप बोल सकते हो पुअर फार्मर जो है, उनको हेल्प करने के लिए, सिंपल। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर द क्लाइमेट डेट्स। जो क्लाइमेट डेट क्या होगा, डेट मतलब कर्जा, क्लाइमेट डेट का मतलब क्या है, सुधारने के लिए जो कर्ज लिया हो, अच्छा। और जैसे मैंने आपको बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे फार्मर्स के खेत में कुछ होता नहीं है, तो फिर वो अपना खर्चा चलाने के लिए क्या करेंगे, लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, या बोल सकते हो उस कर्जे को वो कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि खेत में तो आगे नहीं होने वाला है। अब किसानों को ये थोड़ी ना समझ आता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनको तो लगता है कि इस बार मानसून खराब था, हो सकता है अगले साल मानसून अच्छा हो, लेकिन वो मानसून डिस्टर्ब हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल, ये रिलेशन भी आपको किसी ना किसी दिन में आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स के अंदर, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने सारे लोन जो है वो बढ़े। इतना क्लाइमेट चेंज होता है तो इतना परसेंट डेट के अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। उसकी जिम्मेदारी कौन उठाए, उसकी जिम्मेदारी ये एलीट क्लास जो है वो उठाए, आप बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज उठाए, सिंपल। नेक्स्ट है फास्ट जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को पीछे छोड़ो, इंडिया आज भी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, फॉर द एनर्जी डिमांड। फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करो रिन्यूएबल फ्यूल्स के साथ, जैसे कि सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्लाइमेट चेंज में कोई भागीदारी उनकी नहीं रहेगी। बट फॉसिल्स को अगर इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे तो क्लाइमेट चेंज एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, राइट। और लास्ट है एंडिंग नॉन असेंशियल ओवर कंजम्पशन। इसमें देखो, the report advocates the ending of non-essential overconsumption, particularly by the wealthiest individual in the global society. For example, India's Life Initiative. अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों के आने से पहले Life Initiative. Life Initiative क्या है, एक ऐसा मिशन जो है टूरिज्म डे के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टार्ट किया, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या बोलती है कि आपने सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना है, सस्टेनेबल अर्थ प्रमोट करनी है, जिसमें उन्होंने बोला कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो, वेस्ट मत करो, एक्स्ट्रा वेस्ट जनरेट मत करो, आप बोल सकते हो। ये सारी चीजें उसमें बोली गई, और इसको मैं एक दिन मैंने पहले भी पढ़ाया था, लाइफ इनिशिएटिव। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ये प्रमोट करता है। इंडिया ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का मिशन चला रहा है, इसका मतलब क्या है, फालतू कंजम्पशन मत करो, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो कंज्यूम मत करो, फालतू एनर्जी जो है उसको वेस्ट मत करो, जो फूड है उसको वेस्ट मत करो। ये सारी चीजें इसमें बोली जा रही है। जब आप वेस्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, लंबे समय के लिए आप सरवाइव कर जाओ, सिंपल चीज, राइट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, जो तुम आंसर लिख के लेके आओगे। क्वेश्चन लिखो क्विक।
तो लिखना इसमें क्वेश्चन लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, पुअर अमिट्स लेस, पुअर emits less but lose more, poor emits less but lose more, poor emits less but lose more, inverted comma close. In light of this statement, in light L-I-G-H-T, light of this statement, critically analyze problems of climate change, critically analyze problems of climate change and suggest measures, MEASURE, suggest measures. That's it. 250 वर्ड्स में इसको लिखना है, 250 वर्ड्स में, राइट। तो इसमें क्या बताना है आपने, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है सब आप मेंशन कर सकते हैं। एट द एंड आपने कुछ सोल्यूशन देने हैं, 5 से 7 सोल्यूशन की क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बचने के लिए, सिंपल, राइट। नेक्स्ट देखो, जो ऊपर इसके ऊपर हमारे पास करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था मेंस में एक बार, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। कल परसों ही एक चल रहा था, उसके ऊपर पता नहीं कहां पे मैंने वीडियो देखी, इतनी फॉग हो चुकी थी ना, एक जगह पे कम से कम पता नहीं 25 पता नहीं 30 गाड़ियां एक दूसरे में ठुकी हैं। हाँ, मतलब एक गाड़ी चल रही थी, पीछे से दूसरी गाड़ी आके ठुकी, वो रुक गई, पीछे से एक और आ रही है, वो पहले गाड़ी वाली अभी निकले नहीं, एक और आगे ठुक रही है, वो अभी नहीं निकले, पीछे से एक और आगे ठुक, देखा ये वीडियो उस दिन, ये हालात हो रखे थे उस दिन। एक्सीडेंट्स हमारे देश में बहुत होते हैं, चलो फॉग वाला वो तो चलो नेचुरल कारण है, वैसे भी बहुत होते हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो देखो इसमें, इंडिया फेसेस अ सिग्निफिकेंट रोड सेफ्टी चैलेंज विद एस्टिमेटेड 3 लाख रोड रिलेटेड डेथ्स एनुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक कॉस्ट बिटवीन 5% से 7% ऑफ द नेशनल जीडीपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रोड डेथ्स की ये बात कर रहे हैं, अगर एक एवरेज डाटा भी लेके चले तो एवरेज डाटा के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, हर साल करीब करीब 3 लाख जो लोग हैं वो मरते हैं रोड्स के ऊपर, रोड एक्सीडेंट्स में, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 5 से 7% ऑफ द जीडीपी हमारा इस क्षेत्र में जा रहा है। जीडीपी हमारी कितनी है, 2.7 ट्रिलियन, 2.7 ट्रिलियन, उसका अप्रोक्स 5% जो है वो हमारा वेस्ट हो रहा है इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, मतलब फालतू खर्चा आप बोल सकते हो। अगर रोड एक्सीडेंट्स को हम कट आउट कर दें तो 5 से 7% हमारी जीडीपी का जो खर्चा है वो बच जाएगा, और वो जो 5 से 7% है वो देश की तरक्की में लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो एक आपका एक्सीडेंट हुआ, उस बंदे का जो हेड है वो टकराया, जिसकी वजह से उसको क्या है, हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसकी सर्जरी की, सर्जरी में 1.5 लाख रुपया लगा, गया 1.5 लाख पानी में, गया कि नहीं गया। कहां वो उसने वो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना था, कहीं पे कोई बिजनेस चलाना था, अपनी दुकान में लगाना था, अब वो 1.5 लाख रुपया क्या है, फालतू, बिल्कुल फालतू। और कहाँ ये 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, उस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होती है और हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमें इस चीज का देखने को मिलता। जितनी ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, जितने ज्यादा हॉस्पिटल के आपके केसेस आपको देखने को मिलते हैं, मतलब उतना ही पैसा आपका वेस्ट होता है।
बहुत सारे लोग मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा कि फैमिली में कैंसर की बीमारी होगी, उसके बाद वो फैमिली गरीबी के अंदर धंस गई, क्योंकि हमारे देश में वो कल्चर तो है नहीं कि चलो इसको कैंसर हो गया तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। और चक्कर एक और भी है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे लेकिन वहां पे उतना अच्छा इलाज नहीं है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को तो अप्रोच करना ही पड़ता है। तो ये रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 5 से 7% हमारे जीडीपी का नुकसान हो रहा है। इस तरीके से देखो उस चीज को। इन 2022 इंडिया रिपोर्टेड 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स कॉजिंग 1,68,491 डेथ्स एंड इंजरीज जो है आपके पास वो है 4,43,367 इंडिविजुअल्स, अबाउट 12% इंक्रीज इन द एक्सीडेंट कंपेयर टू 2021। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 2021 में टोटल जितने एक्सीडेंट हो रहे थे उससे 12% आप बोल सकते हो 2022 में एक्सीडेंट्स में इंक्रीज हो गया, राइट। तो मतलब ये डिक्रीज होने की बजाय ये चीज तो आपकी बढ़ती जा रही है। 12% का रोड एक्सीडेंट्स में हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वर रिपोर्टेड इन तमिलनाडु। ये भी याद रखो, सबसे ज्यादा केसेस हमें कहां पे देखने को मिले, तमिलनाडु स्टेट के अंदर, तमिलनाडु स्टेट के अंदर। नेक्स्ट देखो, रीजन क्या है, स्पीडिंग अकाउंटेड फॉर ओवर हाफ ऑफ द ऑल डेथ्स। जो टोटल डेथ आपकी हुई है रोड एक्सीडेंट में उसमें 50% डेथ आपकी ओवर स्पीड की वजह से हुई है। मतलब अपनी मौत खुद ही मरे हैं और कोई कारण नहीं है। किसी को आप दोष नहीं दे सकते, सरकार को थोड़ी ना बोलोगे कि मैं ओवर स्पीड कर रहा तो सरकार का इसमें सरकार का रोड अच्छा नहीं है ना। अब जैसे ये रोड बने हुए कंक्रीट वाले, अगर आपको पता हो कंक्रीट रोड के ऊपर कभी बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके पास इंसिडेंट्स हुए हैं, खासतौर पे जो दिल्ली से अजमेर वाला आई थिंक जो रोड है वो बहुत स्मूथ रोड है, कंक्रीट रोड है, बहुत बड़ा रोड है। लोग अपनी फरारीज एंड ऑल ये बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पे भगाते हैं ऐसे ऐश करने के लिए फालतू में। होता क्या है, कंक्रीट रोड जो है ना उसके ऊपर अगर आप गाड़ी बहुत स्पीड से चलाओगे तो जो टायर है, टायर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है जिसकी वजह से टायर फट सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि टायर फटते हैं चलती हुई गाड़ियों की, अगर लगातार स्पीड के ऊपर आप कंक्रीट रोड पे चलाओगे तो। समझ रहे ये चीज है। तो ये रोड एक्सीडेंट्स में ओवर स्पीडिंग 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पीपल डाई ऑन इंडियन रोड्स ईच ईयर। ये जो डाटा है हमारे पास 3 लाख वाला, कि 3 लाख लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं, ये किसने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इंडिया के अंदर हर साल 3 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्संस किल्ड ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट फॉलोड बाय चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो कितना सारा डाटा दिया है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में इंडियन मरते हैं, फिर चाइनीज मरते हैं, और फिर उसके बाद है यूएस। ये डाटा एटलीस्ट याद रखना। क्या क्या चीजें, कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट की जो डेथ्स है वो तमिलनाडु में मिली है। जितनी भी डेथ हुई है उसमें 50% डेथ्स में कारण क्या है, ओवर स्पीडिंग। इसके अलावा 3 लाख लोग हर साल इंडिया में रोड के ऊपर मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। किसने बताया, WHO ने। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट की जो डेथ्स है वो इंडिया में है, उसके बाद चाइना में है, उसके बाद यूएस से। बेसिक डाटा, इसको चाहे 2000 आप 24 में चाहे 25 में जब मर्जी एग्जाम देने वाले हो इस डाटा को याद रखना। और ये डाटा जब रोड एक्सीडेंट्स की बात आएगी इस डाटा को मेंशन करना, राइट, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा चेंज तो होने वाला नहीं 1-2 सालों में, है ना। तो वो डाटा आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी रीजंस बिहाइंड द रोड एक्सीडेंट, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं रोड एक्सीडेंट के। तो रीजंस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग इज वन रीजन। दूसरा क्या है, ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइव। इसने केसेस देखे हुए लग रहे हैं मुझे, लाइव केसेस।
ड्रंक ड्राइविंग, देन उसके बाद है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, ये तुम करते हो, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, है ना रवीन, करता है ना तू ये, फोन चलाते हुए गाड़ी चलाता है। नेक्स्ट रोड डिजाइन। अच्छा रोड डिजाइन में बड़ा ये एक चीज है, कैसे, क्योंकि कई बार एकदम से आप बोल सकते हो किसी जगह पे मोड़ आ जाता है और वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाता है ना। देन उसके बाद वेदर कंडीशंस, ये भी एक कारण है जो हिमाचल में आपको देखने को मिलता है। वेदर कंडीशंस, कितनी गाड़ियां रुकती है ना, हाई में जा रही होती गाड़ी, वो सब वेदर की वजह से आप बोल सकते हो। देन मैकेनिकल फेलियर है हमारे पास, मतलब गाड़ियों में कोई ना कोई गड़बड़ हमें देखने को मिल रही है, मैकेनिकल फेलियर। देन उसके बाद नॉन कंप्लायंस विद द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, जब ट्रैफिक रूल्स को जब फॉलो नहीं किया जाता है ना तो एक्सीडेंट ही होगा ऑटोमेटिकली। जब लाल बत्ती बोल रही है रुको, लोग लाल बत्ती पे भी चल रहे हैं, तो आगे जाके ठुकोगे क्योंकि दूसरी तरफ से बंदा स्पीड से आएगा, होगा कि नहीं होगा। अक्सर ये चंडीगढ़ की लाइटों पे हमें जगह जगह पे देखने को मिल जाता है। देन नॉन यूज ऑफ द सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीट बेल्ट्स को लोग ज्यादा माइंड नहीं करते, बोलते हैं होगी कोई सीट बेल्ट, कोई नहीं लगाता। कहाँ लगाते हैं, लोकल एरियाज में लगाते हैं, चंडीगढ़ में चालान कटने के डर से लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं चालान कटने के डर से। कभी देखा गांव में कोई है आपका चला रहा हो, होते ही नहीं लोगों के पास हेलमेट, है किसी के पास घर पे, जो चंडीगढ़ में नहीं आता है उसके पास कभी हेलमेट नहीं होगा और उन्होंने कभी गाड़ियों की सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं की होती। मतलब हम घर जाते हैं ना तो आदत पड़ी होती है यहाँ पे, घर जाके फादर चला रहे हैं गाड़ी, मान लो आप साथ में बैठे हो, आपने सीट बेल्ट लगा रही, वो देख रहे होते हैं ये कर क्या रहा है, समझ रहे हो ये चीज, ये होता है ना, कभी करके देखना तुम फील करोगे। देन उसके बाद ओवरलोडिंग ऑफ द व्हीकल्स, वो देखिए आपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज जिसमें वो तूड़ी भरी होती है बहुत ज्यादा और फिर गिर जाते हैं, दैट इज ओवरलोडिंग। देन एट द एंड है लो अवेयरनेस, लो अवेयरनेस मतलब जनता को ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल इन सब चीजों की, या किस तरीके से गाड़ी चलानी है। कई लोग, मेरे फादर अक्सर करते हैं, वो गालियां निकाल रहे होते सामने वालों को, मुड़ना इधर था इधर का सिग्नल दे रहा है, करते हैं ना लोग ऐसा कि जाना कहीं और है सिग्नल कहीं और दे रहे हैं। एक और बड़ा ट्रेंड है लोगों का कि सामने से गाड़ी आ रही है, आप इधर से जा रहे हो, वो सारी लाइट्स ऐसे ऐसे जगती है बुझती है जगती है बुझती, वो सिग्नल किस चीज का होता है कि मैं बहुत ओवरलोडेड हूँ, भाई तू साइड में उतार ले, मैं नहीं उतार सकता। ऐसा कौन करते हैं, बाइक वाला भी कर रहा है, खाली गाड़ी में एक बंदा बैठा है वो भी कर रहा है, ये गलत सिग्नल होता है, आपको पता है, क्योंकि बंदा सामने वाला समझे कि ओवरलोडेड है वो तो नीचे नहीं कर सकता, मैं नीचे कर लेता हूँ, और हो सकता है उससे ज्यादा सामान आपके पास हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए वहां पे। और ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये सारे कारण है, इसमें से 6-7 कारण याद रखना। ड्रंक एंड ड्राइव याद रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मोबाइल फोन चलाते हैं लोग, है ना। देन ओवर स्पीडिंग है हमारे पास, वेदर कंडीशन है, रोड डिजाइन भी मेंशन करो, हर जगह ड्राइवर की गलती नहीं है, कई जगह कंस्ट्रक्शन की भी गलतियां बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली जितने भी ये बनाते हैं ब्रिजेस बनाते हैं, मान लो कोई छोटी सी कैनाल आ गई उसके ऊपर ब्रिज है, वो ब्रिज में इतनी बड़ी अड़चन बनाते हैं, एकदम से गाड़ी चढ़ेगी तो गाड़ी उड़ती है आप बोल सकते हो, और गाड़ी जंप लेके फिर नीचे आती है अगर स्पीड में हो गाड़ी, स्मूथ रोड नहीं आप बोल सकते हो। और कई लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, बड़ा, चाहे आपका जीटी रोड है, उन्होंने कर देना उसका काम, पाइपलाइन डाल देनी और उसके बाद कुछ वहां पे पक्का नहीं करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, ब्रिक्स लगा देंगे, वो एक अड़चन तो बन गई ना वहां पे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, एकदम से गाड़ी ठुकती है वहां पे आके आप बोल सकते हो। देन लो अवेयरनेस के बारे में लिखो, सीट बेल्ट एंड हेलमेट्स के बारे में लिखो, ट्रैफिक रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं, मैकेनिकल फेलियर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कारण है रोड एक्सीडेंट्स के, किसमें, इंडिया के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक कमेटी है, इसको मेंशन करना है, सुंदर कमेटी। ये जो सुंदर कमेटी है ये 2007 की कमेटी है, सुंदर कमेटी ऑफ 2007, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया हुआ, ऑफ 2007, 2007 की ये कमेटी है, रोड सेफ्टी के ऊपर ये खास तौर पे कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के द्वारा जो सुजेशंस दिए गए हैं ना, उन सुजेशंस को अपने सुजेशन बना लो, क्योंकि तुम सही सुजेशन नहीं दे पाओगे, ये कमेटी वालों ने सारी रिसर्च करके सुजेशन दी है। क्या क्या सुजेशन दिए गए हैं, नंबर 1 देखो, क्रिएशन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड,
कि एक अपेक्स बॉडी बनाओ जिसका खास तौर पे काम ही ये होगा कि रोड सेफ्टी को एंश्योर करना, आप बोल सकते हो, राइट। हमारे देश के अंदर ये नहीं है। एट द नेशनल लेवल विद मेंबर्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अभी कोशिश की जा रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी के ऊपर बातचीत करने की। जैसे अभी चंडीगढ़ में भी अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक पुलिस जो है स्कूल्स में जाके बच्चों को समझाती है, बताती है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है हमारी सरकार का, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड। एक सेंटर लेवल पे बनाओ, स्टेट लेवल पे बनाओ, जिसका काम होगा रोड सेफ्टी को एंश्योर करना। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी प्लान विद स्पेसिफिक टारगेट्स एंड एक्शन प्लान्स। जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, रोड सेफ्टी के लिए भी प्लानिंग करो। प्लानिंग करो कि हमारे देश में एक साल में 3 लाख लोग रोड के ऊपर मरते हैं, इसको हमने अगले साल 2.5 लाख करना है, उससे अगले साल 2 लाख करना है, उससे अगले साल 1.5 लाख करना है। ऐसे टारगेट्स बनाओ, कंसंट्रेट करो इस चीज के ऊपर, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, improvement of the post accident care, trauma management and establishment of the national road accident database। जैसे भी रिसेंटली आया था कि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको कहीं पे रोड एक्सीडेंट दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, पुलिस को कॉल कर सकते हो, और पुलिस अपने आप क्या उसी नंबर के ऊपर 112 हो गया, या अभी रिसेंटली पंजाब सरकार का वो आया है 1076 करके, उसमें भी रोड एक्सीडेंट वगैरह ये सब है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, अपने आप एम्बुलेंस आके उस बंदे को उठा के ले जाएगी। क्योंकि आधे लोग तो इस चक्कर में मर जाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, जनता आसपास खड़ी होकर तमाशा देख रही है, वीडियोस बना रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उस बंदे को कोई नहीं उठाता। उसको बोलते हैं, आई थिंक उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, पता नहीं उसको क्या, गोल्डन पीरियड करके समथिंग कुछ बोला जाता है। जब ट्रैफिक रूल्स कभी पढ़ोगे ना उसमें आपको दिखेगा कि दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड या गोल्डन टाइम। कौन सा गोल्डन टाइम? जब एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से लेके हॉस्पिटल ले जाने का जो टाइम होता है, जितनी जल्दी लेके जाओगे उतने ज्यादा चांसेस है उस बंदे के बचने के, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी उतने चांसेस उसके बचने के कम होते जाएंगे, राइट। तो वो आपने याद रखना है। देन earmarking 1% of the total proceeds of diesel and petrol cess for the road safety fund। जो सरकार सेस लगाती है, सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाना, टैक्स से एक्स्ट्रा टैक्स लगाना। सेस मोस्टली लगाया जाता है सोशल वर्क के लिए, आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार बोले हम 2% सेस लगा रहे हैं, वो जो 2% एक्स्ट्रा पैसा आप कलेक्ट करोगे ना, टैक्स से एक्स्ट्रा कलेक्ट करोगे, वो जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट हुआ है वो सिर्फ उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। तो यहाँ पे रोड सेफ्टी सेस लगाओ, पूरे देश में से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उसको रोड सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करो, आप बोल सकते हो, राइट। देन उसके बाद है एड्रेसिंग द इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, इंश्योरेंस, डेडिकेटेड हाईवे पुलिस। आजकल तो देखने को मिलती है हाईवे पुलिस की, अगर हम बात करें ये इधर जाओ कभी यमुनानगर वाले रोड पे, वहां करके देखना ओवर स्पीड, दूर से 2 किलोमीटर दूर से वो बैठे होते हैं कैमरा लेके, आपका चालान कर देंगे, रोक लेंगे आते हुए, उनको सब पता चल जाता है कौन सी गाड़ी आ रही है और किस स्पीड पे आ रही है, और आपको दिखाएंगे कि आप 120 की स्पीड पे चल रहे थे, 80 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा रोड है यमुनानगर वाला, लेकिन 80 से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रोड सेफ्टी पुलिस, जगह जगह पे कहीं पे भी खड़ी हो सकती है वो, उस चीज को प्रमोट करो, आप बोल सकते हो, जिससे क्या लोग ओवर स्पीड ना करें और एक्सीडेंट से खुद भी बचे और सामने वाला भी बचे। अप्रूवल ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी इन 2010 बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन। 2010 में हमारी जो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी आई है, 2007 की इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर वो पास की गई थी। तो इन रिकमेंडेशंस को ना ऐसे मत लिखना कि सुंदर कमेटी की रिकमेंडेशन है, इन रिकमेंडेशन को अपनी रिकमेंडेशन बना लो कि जो आपकी रोड सेफ्टी पुलिस है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, रोड्स की स्ट्रक्चर बेहतर करनी चाहिए हमें, इस तरीके से अगर आपसे कोई सुजेशन पूछता है तो इस तरीके से सुजेशंस लिख दो। और एग्जांपल के तौर पे आप इनकी ये बोल सकते हो कि सुंदर कमेटी के द्वारा कुछ रोड सेफ्टी की रिकमेंडेशंस दी गई थी, राइट, सिंपल। नेक्स्ट लिखो ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फर्स्ट वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑफ रोड सेफ्टी 2015। ब्राजीलिया की अगर हम बात करते हैं, इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील। यहाँ पे एक रोड सेफ्टी की डिक्लेरेशन निकाली गई, आप बोल सकते हो कुछ रूल्स या फिर कुछ सुजेशंस निकाले गए 2015 में। तो इसमें देखो, signed at a second global high level conference on road safety, it aims to achieve sustainable development goal number 3.6, having global deaths and injuries from the road traffic accident by 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी सब गोल है रोड सेफ्टी डेथ्स को कम करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने कई बार डिस्कस किए हैं, जो 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लेके आई, जिसमें टोटल 17 टारगेट 17 गोल्स है आपके अंदर, और हर एक गोल के अंदर आगे सब टारगेट्स होंगे, उनको अचीव करना है हमने 2030 तक। उसमें एक टारगेट हमारा ये भी है कि हमने रोड एक्सीडेंट्स को कम करना है, एंड रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती है उसको कम करना है, सिंपल, तो इसको मेंशन करना। देन डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030 यूएन का इनिशिएटिव है। यूएन इनिशिएटिव अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन टू प्रिवेंट एटलीस्ट 50% ऑफ द रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज बाय 2030, aligned with the holistic approach outlined in the Stockholm Declaration। तो यहाँ पे स्टॉकहोल्म डेक्लेरेशन जो है, पुरानी डेक्लेरेशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए यूएन के द्वारा ये जो पूरा एक दशक आपके पास है 2021 से लेके 2030, यूएन ने क्या अनाउंस किया कि इन 10 सालों में हमारी सारी मेंबर कंट्रीज कोशिश करेंगी कि 2030 में जाके जितनी डेथ्स 2021 में हो रही है रोड के ऊपर, 2030 में 50% कम होनी चाहिए, आप बोल सकते हो 50% से रोड सेफ्टी को हमने बढ़ाना है, डेथ्स को 50% से कम करना है, आप बोल सकते हो, सिंपल। देन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसको आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नीचे जो है इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे नंबर 1 है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। तो इससे पहले ये एक्ट चल रहा था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं 2019 के अंदर? तो देखो, नंबर 1, इंक्रीज द पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशन, कि अगर रेड लाइट जंप करोगे पहले 500 रुपया फाइन था, अभी 2500 भरना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये चीज चंडीगढ़ में भी पीछे हुई थी, अगर आपको याद हो, 10-10 हजार रुपया फाइन कर दिया था ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का, 15,000 रुपया कर दिया था, तो वो चीज। देन उसके बाद एड्रेस डिफेक्टिव व्हीकल्स, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपको कोई पर्सनल व्हीकल है उसकी मैक्सिमम लाइफ 15 साल हो सकती है, 15 साल के बाद आपको उस व्हीकल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सिंपल। उस व्हीकल को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग अभी तक मारुतियां लेके घूम रहे हैं, 40-40 साल पुरानी, है ना, 50-50, है ना, ऐसा बिल्कुल है, मैंने देखी है लोगों ने, हमने संभाल के रखी हुई, जितना मर्जी संभाल के रख लो भाई, हर एक चीज की एक लाइफ होती है। तो यहाँ पे जो आपके व्हीकल्स है, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल्स है, गवर्नमेंट व्हीकल को तो सरकार कभी भी 15 साल से ऊपर यूज नहीं करती है, कभी भी यूज नहीं करेगी। अगर 2010 का मॉडल है तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या है 2025 तक यूज करोगे, उसके बाद यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होने लग जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि मैकेनिकल इशू है, मैकेनिकल फेलियर है, तो वो तो होगा ना जब इतने साल व्हीकल चलेगा, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद डिफेक्टिव व्हीकल के बाद है जुवेनाइल ड्राइविंग। जुवेनाइल ड्राइविंग मतलब जो छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, इस चीज के ऊपर बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, फाइन जो है वो बढ़ाएगी। तू बच्चा नहीं हंस रहा है। देन एस्टेब्लिशेस अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, एक फंड भी बनाया गया जिसका काम क्या होगा, रोड सेफ्टी को इंश्योर करना, राइट। मतलब अलग से एक डेडिकेटेड तिजोरी आपने ओपन किया रोड सेफ्टी के लिए। इट आल्सो प्रपोजेस टू क्रिएशन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, अभी तक बनाया नहीं गया है। अगेन ऊपर देखो, सुंदर कमेटी ने भी बोला कि एक अपेक्स बॉडी होनी चाहिए रोड सेफ्टी के ऊपर, इसने भी बोला, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। प्रॉपर वर्किंग में रोड सेफ्टी बोर्ड आपका नहीं है, ना स्टेट लेवल पे ना सेंट्रल लेवल पे। देन उसके बाद है कैरेज बाय रोड एक्ट 2007, ये क्या बोलता है, रेगुलेट द कॉमन कैरियर्स, नॉट करियर्स,
लिमिटिंग देयर लाइबिलिटी एंड डिटरमाइनिंग द लाइबिलिटी फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ टू द गुड्स। तो यहाँ पे जो कैरियर्स है, कैरियर्स मतलब जो सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनके रिलेटेड भी हमारे पास रूल्स है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला सही था, उसको लिखना। देन प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव देखो जो नीचे आपके पास, प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव लाइक मारुति सुजुकी ड्राइव सेव इंडिया कैंपेन एंड महिंद्राज ड्राइव सेव ड्राइव स्मार्ट कैंपेन। मतलब जो ये इन कंपनीज के द्वारा प्राइवेट लेवल पे आप बोल सकते हो कैंपेन्स स्टार्ट की गई। इसमें क्या कैंपेन्स में क्या होता है आजकल के टाइम पे, हैशटैग कैंपेन का नाम, यही चलता है ना हर जगह, हैशटैग कैंपेन का नाम। ये हैशटैग्स ही चलाते हैं मोस्टली, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा अवेयरनेस अगर आप फैला सकते हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हो। तो वहां पे हैशटैग्स चला देते हैं, सरकार भी ऐसी करती है आज के टाइम पे, हैशटैग्स चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैशटैग मिशन फॉर लाइफ, इंस्टाग्राम पे सर्च करके देखना, आपको ये सारे हैशटैग्स मिल जाएंगे। जिससे क्या है, सरकार अवेयरनेस फैलाना चाहती है लोगों के अंदर, सिंपल, दैट्स इट। उसके बाद देखो अदर मेजर्स टू एड्रेस द रोड सेफ्टी, और क्या क्या चीजें हो सकती है। एनफोर्समेंट ऑफ द सीट बेल्ट एंड हेलमेट यूज, इस चीज को इंश्योर करो। WHO report states that wearing a seat belt reduces the risk of death by 45 to 50% and for the rear seat occupants by 25%। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप सीट बेल्ट लगाते हो तो डेथ के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया, WHO के द्वारा, सिंपल चीज है। लेकिन आप कभी गांव वाले से पूछ के देखना, वो बोलते हैं, उनका पता क्या होता है, वो बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगा ली तो हम तो निकल ही नहीं पाएंगे। वैसे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होने वाला है तो हम निकल के भाग जाएंगे, अगर सीट बेल्ट लगा ली, पहले सीट बेल्ट को खोलना पड़ेगा तो फिर निकल के भागेंगे कैसे। हाँ, बट सीट बेल्ट आपको लगानी चाहिए, निकल के भागने की कोई गारंटी नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन जब गाड़ी ठुकती है सीट बेल्ट लगी हुई तो आप एकदम से आगे जाके नहीं बचोगे, आप बोल सकते हो वहां पे रह जाओगे, कंट्रोल में रहोगे। और आजकल तो गाड़ियों में आगे आपके एयर बैग्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं तो बंदा बच जाता है, आप बोल सकते हो। अगर एकदम से एक्सीडेंट ही कोई ऐसा हुआ है, आप बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खाई में गिरी है, गाड़ी खाई में गिरी है, तब तो देखो आपकी टोटल किस्मत है। अगर आप बोलो कि मैं निकल जाऊंगा और फिर बच जाऊंगा या अंदर रह गया तो बच जाऊंगा, दोनों में डिपेंड करता है, आप बोल सकते हो। लेकिन जो गाड़ी मोस्टली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन वाला जो हम वीडियो की बात कर रहे हैं कि पीछे से पीछे गाड़ी ठुक रही है, वो जब गाड़ी ठुकती है ना तो एकदम से बंदा आगे आके बचता है और वहां पे चोट लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर सीट बेल्ट लगी हुई है तो आप बच जाओ, राइट। उस वीडियो को ढूंढ के देखना एक बार, उसको देख के हंसी भी आ रही थी कि हो क्या रहा है ये। नेक्स्ट अवेयरनेस कैंपेन देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, द यूएन अवेयरनेस कैंपेन है हमारे पास, हैशटैग मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट टू एजुकेट पब्लिक ऑन रोड सेफ्टी। तो यहाँ पे ये हैशटैग यूज किया गया है यूएन के द्वारा। स्पीड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंट द मेजर्स टू रिड्यूस द स्पीडिंग, एनहांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, एनफोर्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर ड्रंक ड्राइविंग। चंडीगढ़ में ये सब होता है। चंडीगढ़ में जगह जगह पे आपको कैमरा लेके बैठे होते हैं, एक छोटा सा इक्विपमेंट आप बोल सकते हो, दूर से उनको पता चल जाता है कितनी स्पीड पे बंदा आ रहा है। और जगह जगह पे उन्होंने क्या है, वो स्लाइड्स लगाई हुई है डिजिटल, जिसके ऊपर आपकी स्पीड भी दिख जाती है कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो। कैमराज लगा रखे हैं। पहले क्या होता था कि बंदों को खड़ा होना पड़ता था, अब खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपने दफ्तर में बैठो, वहां पे देख के आप चालान काट सकते हो। कैमरा आपको इंडिकेशन दे देता है कि इस बंदे ने रूल तोड़ दिया है, इसने रेड लाइट जंप की है, इसने ओवर स्पीड किया है, सब पता चल जाता है। इस तरीके की स्मार्टनेस जो आपको चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल रही है, वो आपको बाकी जगहों पे भी लेके आने की जरूरत है। आप कभी लोकल सिटी में जाना, मैं तो हमारे वहां पे देखता हूँ, वहां पे ना लाइटें लगाई होती है, उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। रेड हो रही है, येलो हो रही है, ग्रीन हो, कुछ मर्जी होती रहे, लोग अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको पता ही नहीं लाइट रेड पे क्या है, ग्रीन पे क्या है, येलो पे क्या है, कुछ मतलब नहीं है उनको। अगर पुलिस वाले खड़े हैं फिर तो रुकेंगे, अदरवाइज नहीं रुकेंगे वहां पे कोई भी, है ना। तो वो अवेयरनेस की जरूरत है हमें यहाँ पे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। रोड सेफ्टी ऑटोमेटिकली, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड क्वालिटी अच्छी है, रोड में बहुत सारी टर्न्स नहीं है तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी रोड में बहुत टर्न होती है ना तो वहां पे रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। जैसे एक चीज और, मतलब रिसेंटली मैंने नोट की है कि ये जो आजकल करने लग गया ना कि रोड बना के बीच में प्लांट्स लगा देते हैं।
अब हमारे देश में ये जो आवारा गायें हैं वो बहुत ज्यादा है, वो प्लांट्स को देखने के लिए, खाने के लिए आप बोल सकते हो उस तरफ को आती है, वो किसी भी टाइम एकदम से गाड़ी के सामने आती है, वो तो मरती मरती है, साथ में बंदा भी मरता है। जो ये जो यमुनानगर वाला रोड की मैं बात कर रहा था ना, बहुत अच्छा रोड है, और वहां पे ये कांड किया हुआ है उन्होंने, और वहां पे हर दिन आपको 1 या 2 गायें जो है वहां पे मरी हुई मिल जाएगी। उनका भी नुकसान हो रहा है। अब जब गाय में कोई ठुकी या गाड़ी आके, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का भी नुकसान हुआ होगा, हो सकता है बंदे का भी नुकसान हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो, जो ये आप बीच में प्लांट्स लगा रहे हो, ये गलत चीज है, प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। वो प्लांट्स लगाते हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ से गाड़ी आ रही है, दूसरी तरफ से आएगी, लाइटें ना पड़े एक दूसरे की, अदरवाइज क्या होता है, लाइटें बजती है आंख तक। वो प्लांट इसलिए लगाते हैं, कोई डेकोरेशन का पर्पज नहीं है। वहां पे आप प्लांट्स की बजाय, जैसे ये पठानकोट वाले रोड पे किया हुआ है, उन्होंने क्या ऐसे स्लाइड्स लगाई हैं टेढ़ी करके, वो लगा दो, वो स्लाइड्स को खाने के लिए गाय नहीं आएगी, समझ रहे हो? तो वो भी एक तरीका हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन वो सस्ता पड़ता है प्लांट्स लगाना, तो वो लगा देते हैं, ठेकेदार बीच में से पैसा खा लेते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन द वल्नरेबल रोड यूजर्स, जो आपके मतलब वल्नरेबल है, जैसे कि बाईसाइकिल चलाने वाले हैं या बाइक चलाने वाले हैं, उनके लिए अलग से एक स्पेस होनी चाहिए। जैसे चंडीगढ़ के अंदर जो आपकी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके अलग से स्पेस है, साइकिल्स के लिए अलग से बनी हुई है। साइकिल वाला जो बनाया होता है उन्होंने, नीचे प्रिंट सा किया होता है उन्होंने, उसके ऊपर कभी बाइक या कुछ खड़ा करके देखना, उसी टाइम चालान हो जाएगा आपका। वो भी बनाने लग गए आप बोल सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं है ना, कई कई जगहों पे। आप हिमाचल में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत जरूरत है इस चीज का, साइड में वो रेलिंग सी लगाने की, क्योंकि कई कई जगहों पे तो बिल्कुल ही खाई होती है नीचे, और कुछ रेलिंग कुछ नहीं लगा होता। बंदा ऐसे गलती से किसी जाए उधर को, तो नीचे जाएगा सीधा, कोई चांस नहीं है बचने का। नेक्स्ट, इमरजेंसी केयर सर्विस, मतलब क्या है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। ये चीज मुझे वहां पे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया हुआ है, जो बड़े बड़े हाईवेज है उसके ऊपर जगह जगह पे टेलीफोन लगे हुए हैं, हाईवे के ऊपर ही। हमारे यहाँ पे मैंने नहीं कभी देखे, पता नहीं है कि नहीं, मैंने नहीं देखे पंजाब में या फिर हिमाचल में। राजस्थान के अंदर क्या है, रोड के ऊपर जैसे खंबे लगे होते हैं ना, साइड में खंबा लगा हुआ है, उसके एक बॉक्स बना हुआ है, ओपन बॉक्स है, अंदर क्या है, टेलीफोन लगा हुआ है। अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो, और आपको जो इमरजेंसी सर्विस है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, आपकी मान लो मोबाइल की रेंज नहीं आ रही है या कुछ भी है, या मोबाइल टूट गया है, एनीथिंग, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की हमें जरूरत है। देन एट द एंड बताया है इंडियाज रोड नेटवर्क स्टेटस। तो रोड डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो 1926 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1926 रोड मिलते हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इसके अंदर आपको इतने रोड्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द डेंसिटी ऑफ द रोड्स, आप बोल सकते हो, जो इंडिया के अंदर है इन 2018-19, हायर देन मेनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, इनसे कहीं ज्यादा रोड नेटवर्क हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी के भी हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। Then surfaced and paved roads over 64% of the total road length, comparatively lower than the developed countries. तो यहाँ पे अगर हम रोड लेंथ की बात करते हैं, तो रोड लेंथ कम है हमारे यहाँ पे, रोड नंबर जो है वो ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े रोड्स नहीं है, छोटे छोटे रोड्स ज्यादा है। ये बड़े बड़े रोड तो अब बनने स्टार्ट हुए हैं, आप बोल सकते हो, लॉन्ग कनेक्टिविटी वाले जो रोड्स होते हैं। देन इसके अलावा नेशनल हाईवेज आर अबाउट ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। टोटल जितने किलोमीटर हमारे देश में रोड है, उसका सिर्फ 2% हाईवेज है, नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे की क्वालिटी अच्छी होती है, एफएम रोड वगैरह उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आप बोल सकते हो। देन अदर नेटवर्क की अगर हम बात करें, स्टेट हाईवेज इज अबाउट 3%, डिस्ट्रिक्ट रोड इज अबाउट 10%, एंड रूरल रोड इज अबाउट 7%, जो आप बोल सकते हो टोटल में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट, दैट्स इट। ये था अबाउट द रोड सेफ्टी। नेक्स्ट देखो, ऊपर वाला, इससे ऊपर जो आर्टिकल है, दैट इज 30 years ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, क्योंकि इसको 30 साल हो चुके हैं।
इंडिया चाइना के जब बॉर्डर की बात करते हैं तो 3 डिविजन्स में आप बॉर्डर को डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, बिना मैप के देखे मुझे बताना कौन कौन सी स्टेट्स है जो बॉर्डर लगता है जिनका चाइना के साथ, बिना मैप देखे, ईमानदारी से, बिना मैप देखे। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नहीं, हिमाचल, यही है बस। अगर हम इस तरीके से बात करें इंडिया के मैप की, वैसा कुछ करके है हमारे पास। चाइना के साथ जो लगता है ये तो हमारा हो गया नेपाल, तो इसके नीचे जो स्टेट है वो तो चाइना के साथ नहीं लगेगी। यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, ऊपर है लद्दाख, यहाँ पे है उत्तराखंड, इधर ऊपर इतना का है सिक्किम, और इधर है अरुणाचल प्रदेश। इधर चाइना का बॉर्डर खत्म हो जाता है। ये ऊपर पूरे का पूरा आपका क्या है, चाइना है। 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये डिवीजन है आपकी जिसको बोला जाता है वेस्टर्न बॉर्डर। दूसरी डिवीजन आपके पास ये हिमाचल उत्तराखंड वाली है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बॉर्डर या मिडल बॉर्डर। सेंट्रल डिवीजन आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आपका है भूटान। तो एक तो ये है आपके पास, और एक ये है। इन दोनों को एक साथ बोल दिया जाता है ईस्टर्न बॉर्डर, जिसको हम मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं। मैकमोहन लाइन, राइट। इस बॉर्डर को एक टाइम पे, ये वाला जो बॉर्डर है इसको जॉनसन लाइन बोलते थे, जॉनसन लाइन आज यूज। तो यहाँ पे देखो इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ये जो एग्रीमेंट, जिसको आपके हो चुके हैं कितने साल, 30 साल। 1993 में किया होगा, अभी 30 साल हो चुकी है। सो इंडिया चाइना बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइंड इन 1993 marked the 30th anniversary recently, but its contested legacy reflects the fraying mechanisms built to maintain the peace on the line of actual control. एग्रीमेंट साइन किया गया है 1993 में, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब यहाँ पे है एक्चुअली, आप बोल सकते हो चाइना की प्रेजेंस। ये पूरा क्या है, चाइना के पास है। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां तक चाइना बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमेशा इवेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो आपने बॉर्डर एरिया में पीस मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट 1993 में साइन किया, तो मतलब ये एग्रीमेंट चल तो रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर होता ऐसा तो फिर ये सारे जो यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो हमें देखने को ना मिलते। तो इसमें देखो 3 सेक्टर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो बॉर्डर को। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ईस्टर्न सेक्टर है आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला, एक मिडल सेक्टर है उत्तराखंड हिमाचल वाला, और एक आपके पास वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें आपका क्या जाता है, लद्दाख, राइट। नीचे आपको बॉर्डर बना के भी दिया है और साथ में वो भी दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, वही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फोटो में देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की टोटल लेंथ जो है आपकी वो है 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर इज योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वेस्टर्न सेक्टर की लेंथ देखे तो वो है 2176 किलोमीटर। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो यहां तक आपकी देखने को मिलती है, हिमाचल में नहीं है वैसे, ये लद्दाख में है। हिमाचल को फिर ये थोड़ा नीचे कर लो। ये जो है ये इसकी कितनी लेंथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, 2200 कितना है, 500 520 किलोमीटर। और ये जो है आपकी इसका कितना है, 2176 किलोमीटर। इसके ऊपर हमारी सेफ्टी का इशू नहीं है, हमारा सेफ्टी का इशू इसके ऊपर है, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट।
दूसरी तरफ मिडल सेक्टर की अगर हम देखें तो 554 किलोमीटर है हिमाचल उत्तराखंड में। ईस्टर्न सेक्टर का टोटल देखें तो 1327 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी और टोटल लेंथ है 4057 किलोमीटर। तो 4000 आप बोल सकते हो 57 किलोमीटर, इतनी आपके पास टोटल लेंथ है चाइना के बॉर्डर की। राइट, नेपाल वाला रीजन बीच में आ गया, भूटान वाला रीजन बीच में आ गया। अब यहाँ पे देखो ईस्टर्न सेक्टर के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। So the alignment of the line of actual control along the McMahon line named after Sir Henry McMahon, Foreign Secretary of British India. He drew the 890 kilometer 890 kilometer line as a border between British India and Tibet as a part of 1914 Shimla Convention between Great Britain, China and Tibet. चाइना नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन चाइना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है, किसका, ब्रिटेन का। कब साइन हुआ है, 1914 में। यहाँ पे एक आपकी कंट्री एग्जिस्ट करती थी पहले, एक एम्पायर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था तिब्बत, जिसको 1950 में चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। 1949 में जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है, ये बना है। उससे पहले यहाँ पे आप बोल सकते हो सिविल वॉर चल रही थी, और उससे पहले यहाँ पे राजा का शासन होता था, कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। 1949 में चाइना बना है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम बोलते हैं माओ जिडोंग का चाइना। माओ जिडोंग यहाँ के प्रेसिडेंट, माओ जिडोंग वो पर्सन है जिसने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को बनाया है। सो माओ जिडोंग का चाइना बनता है 1949 में, और अगले ही साल 1950 में तिब्बत को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तिब्बत के साथ इशू हुआ था ब्रिटिशर्स का, और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बॉर्डर यहाँ पे डिसाइड किया गया था तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में। कब, 1914 में। वो जो 1914 का बॉर्डर है वो खास तौर पे इस बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए किया गया था 1914 में, किसके द्वारा, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिनका नाम था मैकमोहन। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि तिब्बत का बॉर्डर यहां तक नहीं, ये नीचे तक है तिब्बत का बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है, क्योंकि एक्चुअल में तिब्बत यहीं तक फैला हुआ था। बट जब 1914 का एग्रीमेंट साइन हुआ, तिब्बत एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व करने के लिए तिब्बत ने अपना ये एरिया ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया। बट चाइना बोलता है कि हम किसी भी तरीके के ऐसे एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे जो एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम पे साइन किया गया। ऐसा क्यों बोला चाइना ने, चाइना ने बोला कि जिस टाइम तिब्बत ने 1914 में एग्रीमेंट साइन किया, उस टाइम पे तिब्बत एक सोवरेन स्टेट तो था, एक कंट्री तो था नहीं, एक राजा का शासन यहाँ पे चलता था लेकिन कोई कंट्री नहीं थी। जब वो कंट्री नहीं है तो उसके द्वारा साइन किया गया कोई एग्रीमेंट भी हम क्यों माने। दूसरी चीज, वो बोलते हैं कि ब्रिटिश इंडिया भी अपने आप में कंट्री नहीं था, वो क्या था, एक कॉलोनी था, और एक कॉलोनी का एग्रीमेंट हम क्यों माने। अगर तो इंडिया ने साइन किया होता एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और तिब्बत ने भी साइन किया होता है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, फिर तो हम इस एग्रीमेंट को मानते। जब ब्रिटिश राज ही खत्म हो गया तो उनके एग्रीमेंट भी सारे खत्म हो गए। तो मतलब चाइना का बोलना है कि उनका तिब्बत यहां तक है। उनका तिब्बत क्यों, 1950 में उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। राइट, अभी तो कोई इशू हुआ था ना, 1950 में कब्जा किया, 1959 में दलाई लामा जो है वो हमारे इंडिया में आया, और दलाई लामा को हमने यहाँ पे पनाह दी, और एट द एंड 1962 में जाके इंडो चाइना वॉर हमें देखने को मिली। इंडो चाइना वॉर में क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर में ये बॉर्डर डिसाइड हुआ, ये पूरा एरिया चाइना ले गया इंडिया का, क्योंकि इसको लेके भी डिस्प्यूट था और इसको लेके भी डिस्प्यूट था। चाइना अरुणाचल प्रदेश भी छीन चुका था इंडो चाइना वॉर के दौरान, लेकिन वो तो पीस एग्रीमेंट में आप बोल सकते हो वो एरिया उन्होंने छोड़ा, अपनी फोर्सेस को उन्होंने वापस कर लिया, लेकिन ये एरिया उनके कंट्रोल में आज तक है। तभी हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक्चुअल बॉर्डर है, बट है कहां तक इंडियन फोर्सेस, सिर्फ यहां तक।
जिसलिए उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सिंपल। नेक्स्ट देखो, China claims around 90,000 square kilometer of Arunachal Pradesh, the entire state, as its territory. It calls the area that is Yangnan in the Chinese language and makes repeated reference it to as South Tibet. तो चाइना की स्टेट बताते हैं इसको और नाम देते हैं यांगनन। यांगनन बोलते हैं। और रिसेंटली आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव जो है उनका नाम चेंज कर रहा था कौन? चाइना, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा मानते हुए अपनी एक प्रोविंस मानते हैं, बट वहां पे उनका कंट्रोल नहीं है। ये चीज याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश हमारे ही कंट्रोल में है, बट वो क्लेम करते हैं, आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना? क्या कारण रहा है? नंबर 1, आफ्टर द कम्युनिस्ट टुक ओवर इन चाइना, दैट इज इन 1949। वही जो मैंने आपको बताया कि 1949 में माओ जेडोंग का जो चाइना है वो बनता है। उससे पहले भी चाइना एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वहां पे जो किन डायनेस्टी थी उनका रूल चलता था, राइट। तो राजा को हटा के सिविल वॉर होती है, मतलब देश के अंदर लोग राजा के खिलाफ खड़े होते हैं, और 1949 में जाके आज का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ जेडोंग बनाता है। सिंपल। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, they withdraw from all the international agreements, citing them to be unequal treaties imposed on it during its century of humiliation when China was under colonial regulations, and demanded the renegotiation of all the borders. China now does not comply with line of actual control and other border settlement done before 1949। वही जो बात मैंने आपको बताई कि चाइना बोलता है कि 1949 से पहले जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं उस टाइम पे ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थी, कॉलोनियल रूल चल रहा था, उस टाइम के एग्रीमेंट्स को नहीं मानते हैं, तो ना इस मैकमोहन लाइन को ना इस वाले बॉर्डर को हम मानते हैं, राइट। वो अपना क्लेम करते हैं कौन से वाला, कि जहां जहां तक तिब्बत फैला हुआ था वहां वहां तक सारा एरिया अब हमारा है, राइट। नेक्स्ट देखो, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कोऑपरेशन ओवर 75 इयर्स विद रीसेंट सीरियस एपिसोड्स ऑफ गलवान वैली 2020 में जो देखने को मिला, एंड तवांग। तवांग आपको मिलेगा इधर अरुणाचल प्रदेश में। गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब कोविड चल रहा था, और 2020 में ही खास तौर पे दोबारा से हमें ये सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। उससे पहले रुक गए थे, बीच में कुछ नहीं हुआ है। 2020 से ये दोबारा से स्टार्ट हो गई और अभी तक चल रहे हैं। बीच बीच में जगह जगह पे कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है। 2020-21 में हमें खास तौर पे लद्दाख में देखने को मिले, रिसेंटली 22-23 में जो इवेंट मिले हैं वो अरुणाचल के अंदर हमें देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट देखो, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप एंड ग्रोइंग पावर गैप कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस व्हाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अप एंड स्पेशली इन तिब्बत हैज इंटेंसिफाइड द सिक्योरिटी डायलेमा फॉर भूटान एंड चाइना बाउंड्री टॉक्स। क्लिक हियर, ये लिंक दिया हुआ था, मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है एक्चुअली, इधर ना आपके पास एक रिवर भी आती है, यहाँ पे एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां से स्टार्ट होती है। उसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे कल ही पता चला, तुम्हें भी बताता हूँ। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसका? एक चीज तो नॉर्मली हमें पता होती है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका जो 2/3 हिस्सा है वो आपको चाइना के अंदर देखने को मिलता है। 2/3 हिस्सा जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर चाइना क्या कर रहा है, जगह जगह पे तिब्बत के अंदर डैम्स बना रहा है। डैम्स बना के ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उसको कंट्रोल कर रहा है। और ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में बहती है, और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर ये एंटर हो जाती है। ये जो रिवर है ना, जो आपके मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है और पूरे तिब्बत में घूम पे फिर इंडिया में आती है। इंडिया में इसका कोई ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, 2/3 आपका 66% आपका चाइना के अंदर ही है। बट इसके पानी की जब हम बात करते हैं तो चाइना में इसका सिर्फ 20% पानी है, सिर्फ ही 20%। और इसका जो 60% पानी है ना, इस नदी के अंदर जो पानी आता है 60%, वो कहाँ पे आता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग, इस तरीके से कुछ नदियां ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती हैं। तो 60% इस नदी का जो टोटल पानी है वो कहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूट होता है? अरुणाचल प्रदेश में। एक कारण ये भी है, आप बोल सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने कब्जे में करना चाहता है।
क्योंकि 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन वाटर। पानी को लेकर 21st सेंचुरी में आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। और यहाँ पे देखो 60% अगर ब्रह्मपुत्र का पानी उसके अंदर आ रहा है अरुणाचल में, तो ऑटोमेटिकली चाइना अरुणाचल को क्लेम करेगा ही करेगा। 20% यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है, 60% वहां पे होता है, जो 20% बच गया वो बांग्लादेश के अंदर जो नदियां आके मिलती है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो मतलब इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र का डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन जो वाटर उसमें आता है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में करना चाहता है। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये 1993 का आपका एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके अलावा कुछ और भी एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल द एग्रीमेंट ऑन कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको 1996 के अंदर साइन किया गया। 93 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए 96 के अंदर एक और जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। दैट्स इट, यहां तक इसको डिस्कस करते हैं। बाकी नीचे वाला जो इसका पूरा है वे फॉरवर्ड एंड ऑल, इसको तो मैं वैसे भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर जो भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएगा वो इसमें पढ़ाएगा। सिंपल, राइट, कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आपका चलता है। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट हो? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, फिर 2 क्वेश्चन लिख के लेके आना। राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन इंटरनेशनल रिवर्स वाटर डिवीजन, इंटरनेशनल रिवर्स वाटर डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल रिवर्स वाटर डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया। 200 वर्ड्स में इसको लिखना है। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ जो नदियों के पानी की डिवीजन को लेकर हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने मेंशन करना है किस किस के साथ है। राइट, कौन कौन सी नदियों के ऊपर है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ज्यादा कोई वहां पे डाटा देने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट आपने बताना है। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी करेंगे कल। अभी होगा तुम्हारा टेस्ट इकोनॉमी का, बड़े बेसिक से क्वेश्चन डाले हुए हैं उसमें, कुछ एडवांस क्वेश्चन नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन डाले हुए मैंने बिल्कुल, जो कि तुम लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। जितने वर्ड्स में दिया गया है उतने वर्ड्स में ही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना उसमें। ठीक है, ठीक है।